ये क्वेश्चन साबित हो सकता है दोस्तों। अगर आप नए हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। इसमें क्वेश्चन नंबर पहले दिया गया है दोस्तों कि गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। तो गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मुख्य शिल्पकारी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, मुख्य शिल्पकार। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि गुप्तकाल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ होता है मुख्य शिल्पकार, जो कि यह मुख्य न्यायिक अधिकारी को महादंड नायक तथा मुख्य व्यापारी को सार्थवाहक कहा जाता है। ये गुप्तकाल में जो मुख्य न्यायिक अधिकारी होता था उसे महादंड नायक के नाम से जाना जाता था, और जो मुख्य व्यापारी होता था उसे सार्थवाहक के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि वो भुर्ज यानी कि वर्च छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं यानी कि सूक्ति लिखी गई है। तो वे भुर्ज छाल कहाँ पाई गई हैं जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं यानी कि सूक्ति लिखी गई है। तो ये कहाँ पाया गया है? ये जम्मू कश्मीर में मिला है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि वो भुर्ज यानी कि बर्च छाल कश्मीर में पाई गई जिस पर ऋग्वेदिक की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्ति लिखी गई हैं। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इस भुर्ज की छाल का उपयोग किया गया था। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। ऋग्वेद जो कि ये ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें हम लोग सूक्त के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के बीच के बारे में सूचित करती है। तो आम पुरुष और महिलाओं के बीच के बारे में कौन सी तमिल कृति जो कि सूचित करती है? तो इस सूची का नाम है दोस्तों पेरिया पुरलम। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, पेरिया पुरलम इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पुरलम में आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। शिल्पदिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इस महाकाव्य की रचना इंग्लो आदिगल ने की थी। वैलियापति यानी कि संगमकालीन प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसका तमिल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। मणिमेकलाई जो कि 30 छंदों का महाकाव्य है, इसके रचनाकार चितलाई चतनार है। कौन है? चितलाई चतनार है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खा रहा है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा मेल नहीं खा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें दिया गया खजुराहो ये जो कि चंदेल वंश के शासक के द्वारा बनवाया गया था खजुराहो का मंदिर, जो कि सही है। एहोल ये चालुक्य शासक वंश के द्वारा बनवाया गया था, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कांचीपुरम ये जो कि पल्लव राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। और महाबलीपुरम ये भी पल्लव राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन इसमें चोल दिया गया है, आपको यही क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से कौन सा बेमेल है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। यही इसमें क्या है? बेमेल है। यहाँ पे चोल नहीं होगा, यहाँ पे पल्लव राजवंश होगा। फिर इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि महाबलीपुरम क्षेत्र का संबंध पल्लव वंश से है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए गए हैं और वंश दिया गया है, जो कि इसमें दिया गया है खजुराहो जो कि ये चंदेल वंश का है। एहोल ये चालुक्य वंश का है। कांचीपुरम ये पल्लव का है। और महाबलीपुरम ये भी क्या है? पल्लव का है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें पहला कथन में कहा जा रहा है, कथन नंबर फर्स्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि तवारीख को सुसुरक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया। ये क्या है? ये गलत है दोस्तों। पहला वाला कथन क्या है? गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। तवारीख के जो लेखक थे वे कहाँ पे रहते थे? वे नगर में रहते थे, जो कि ये क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है तीसरे में कहा जा रहा है वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। ये भी इसमें क्या है? सही है। तो इसमें
दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला क्या है, पहला गलत है इसमें दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। दूसरा और तीसरा इसमें क्या है, सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि तवारीख के संबंध में कथन सेकंड और कथन थर्ड दोनों क्या है, सही हैं। तवारीख के लेखक नगरों में रहा करते थे, अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो कि घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशंसा संबंधी सलाह भी देते थे। तवारीख फारसी भाषा में लिखा गया था। तवारीख किसमें लिखा गया था, ये फारसी भाषा में लिखा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कौन सी रचना जो कि सूरदास के द्वारा संकलित नहीं है। तो इसमें दिया गया है सूरसागर, ये जो कि सूरदास के द्वारा लिखी गई थी, सूरसागर। फिर उसके बाद सूर सरावली, ये भी है। साहित्य रत्ना ये जो कि सूरदास की नहीं है। साहित्य लहरी, ये भी सूरदास की है। तो इसमें ए बी डी इसका सही है, जबकि इसमें क्या है, सी वाला ये जो कि गलत है। यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसमें दिया गया है कि साहित्य रत्ना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, यह तीनों क्या हैं, सूरदास की संकलित रचनाएं हैं। सूरदास जो कि हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे, ये भगवान श्री कृष्ण के अन्यान उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि थे। सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करें और सही विकल्प का इसमें चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में तो इसमें दिया गया है दोस्तों, कथन ए में कहा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया, जो कि सही है। कथन इसका क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है कारण आर में कहा जा रहा है कि मुगलों सम्राट द्वारा पतन के साथ कई प्रांत के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली थी। ये भी सही है, ये भी सही है दोस्तों। कारण भी सही है और कथन भी इसका सही है और सही इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था। 18वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने में जमींदारों में काफी बदलाव आया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांत के सूबेदार अपनी शक्ति और प्रबल कर ली थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। तो किस क्षेत्र में कहा जाता था, ये तमिल क्षेत्र में। तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि तमिल क्षेत्र के भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। संगम युग में साधारण हल चलाने वाले को उझावर के नाम से जाना जाता था। दास साहित्य भूमिहीन मजदूरों को कैदेसियार और आदिमाई के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहा जा रहा है कि कथन ए और कथन बी को पढ़ें और इसमें सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इसमें कथन ए पढ़ना है और कथन बी। तो कथन ए में कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय जैसे लोग, जो सुधारक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। ये कथन क्या है, ये कथन सही है। कथन ए इसमें क्या है, सही है। कथन बी में कहा जा रहा है कि सुधारकों का विचार था कि इस तरह परिवर्तन के लाने से
लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। दोनों कथन सही दोस्तों, कथन ए भी सही है और कथन इसमें बी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों क्या है, सही हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए की थी, क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। सुधारकों का प्रमुख विचार था कि लोग को समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि पूर्व मद्रास यानी कि चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था। ये वेद समाज जो कि ब्रह्म समाज द्वारा प्रेरित था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि पूर्व मद्रास यानी चेन्नई में स्थापित वेद समाज ब्रह्म समाज द्वारा प्रेरित था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। आर्य समान एक हिंदू सुधार आंदोलन से संबंधित था, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। फिर उसके बाद आता है युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन ये 1826 में इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विपिडियन डेरोजियो के द्वारा किया गया था। डेरोजियो ने आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से भी इनको जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए और इसमें उपयुक्त विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। कथन ए में कहा जा रहा है कि ईसवी स्वामा रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, भागवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों की आलोचना की है। तो रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु इनके द्वारा भागवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों की आलोचना की गई है। ये क्या है दोस्तों, पहला वाला ये सही है, कथन इसमें ए वाला सही है। और इसमें कारण आर में कहा जा रहा है कि पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे, जो कि ये भी सही है, कारण भी सही है और कथन भी सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ईसवी पी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता जो कि भागवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों की आलोचना की है। वेरियार ने देखा कि ये निम्न जाति के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए इस ग्रंथ का प्रयोग किया जाता था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। तो कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा यह घोषणा किया गया था कि बहादुर शाह जफर ये मुगल के अंतिम राजा होंगे। ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि लॉर्ड कैनिंग नामक गवर्नर जनरल की घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था। डलहौजी के द्वारा व्यक्तिगत के सिद्धांत आरंभ किया गया था और लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा नरबली प्रथा प्रतिबंध लगाया गया था और एर्गिन के द्वारा वाहसी आंदोलन का दमन किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था। तो ये मराठी में छपा जाता था। केसरी अखबार किस में छापा जाता था? तो ये मराठी में छापा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मराठी भाषा में केसरी अखबार छापा जाता था। केसरी अखबार का प्रकाशन बंबई से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं? ये किस एक्ट से लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों 1935 के एक्ट के द्वारा। 1935 के एक्ट के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि 1935 के एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं। यह एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें अनुच्छेद 321 और 10 अनुसूचियां इस प्रस्तावना कर अभाव था। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1927 ईस्वी में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया था तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा को निर्माण किया गया था। इसमें 1909 के एक्ट के द्वारा इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1909 को इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 इस अधिनियम के तहत भारत का विभाजन कर दिया गया। 2 स्वतंत्र अधिराज्यों यानी कि डोमिनियन स्टेट भारत तथा पाकिस्तान की स्थापना इस अधिनियम के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता क्या हो गई, समाप्त हो गई। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ग्रह दिया गया है और चंद्रमा की संख्या दी गई है। ग्रह दिया गया है और चंद्रमा की संख्या दी गई है। तो इसमें दिया गया है कि मंगल जो कि 2 है, सही है। बृहस्पति में 53 दिया गया है जो कि क्या है, गलत है। इसमें 27 है, 27 है। और फिर यूरेनस में दिया गया है दोस्तों 52, ये जो कि क्या है, गलत है। और नेपच्यून में 13 दिया गया है, ये भी इसमें गलत है। तो इसमें बी सी डी इसमें क्या है, गलत है, जबकि ए इसमें क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर होगा बी सी डी, इसका राइट आंसर होगा। इसमें कहा जा रहा है कि बृहस्पति ग्रह में चंद्रमा की संख्या 52 न होकर के 27 है और नेपच्यून यानी कि वरुण में चंद्रमा की संख्या 13 न होकर के 14 है। और मंगल नामक ग्रह के 2 उपग्रह चंद्रमा की संख्या है फोबोस और डिमोस। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा इसमें सही है? तो इसमें कहा जा रहा है, कथन ए में कहा जा रहा है, कथन ए में कि उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंडी होती है, जो कि सही है। कथन ए इसका सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम उष्मा देती है, तो ये भी सही है। इसमें दोनों इसमें सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के बीच क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम उष्मा देती हैं। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी और दक्षिणी गोलार्ध के मध्य भाग को शीत कटबंधी या ध्रुवी कटबंधी कहा जाता है। शीत कटबंधी में तापमान बहुत ही कम होता है, परिणाम स्वरूप यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, जिससे उत्तरी ध्रुव वृत्त के क्षेत्र में ठंड अधिक होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमण करने में लगने वाले समय को सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.7 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती हैं। पृथ्वी से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या है? पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालय के खुलने का समय पूर्वाह्न 9 बजे जो कि भारतीय मानक समय है, चंडीगढ़ के पास 76 अंश 45 मिनट पूर्व देशांतर पर और कलकत्ता के पास 88 अंश 15 मिनट पूर्व देशांतर क्रम पर केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय इसमें क्या होगा। तो इसमें स्थानीय समय क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका स्थानीय समय होगा कि 8:37 पूर्वाह्न और 9:23 पूर्वाह्न भी होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है। तो कौन सी, तो ये सह्याद्री ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर सह्याद्री भौतिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। 60 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री, जो कि उत्तरी सह्याद्री को सर्वोच्च शिखर कलसुबाई जो कि 1646 मीटर ऊंचा है एवं दक्षिणी सह्याद्री को सर्वोच्च शिखर केंद्रमुख ये जो कि 1892 मीटर है। दक्कन का पठार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। दक्कन पठार में काली मिट्टी की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। आपको इसमें सही सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है इसमें संगमरमर ये जो कि क्या है, तो ये कायांतरित शैव है। संगमरमर क्या है, कायांतरित शैल है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। बलुआ पत्थर अवसादी शैल है। बलुआ पत्थर क्या है, अवसादी है, पहला सही है। कोयला ये जो कि क्या है, कोयला जीवाश्म ईंधन है कोयला, तो इसका दूसरा सही है। और ग्रेनाइट ये क्या है, अग्नेय शैल है, इसका तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का इसमें चौथा सही है, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का इसमें डी का इसमें तीसरा सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संगमरमर जो कि ये कायांतरित शैव है, बलुआ पत्थर ये अवसादी शैल है, कोयला ये जीवाश्म ईंधन है और ग्रेनाइट ये अग्नेय शैल है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इसमें दिया गया स्थल रूप दिया गया है और घटक दिया गया है। तटबद्ध ये जो कि समुद्री तरंग का घटक है, तो इसका दूसरा सही है। स्टैक ये जो कि समुद्री तरंग है, ये भी स्टैक क्या है, समुद्री। आइए देखते हैं इसमें छत्रक शैल में क्या होगा, तो छत्रक शैल में पवन होगा। छत्रक शैल में क्या होगा, पवन होगा, पहला सही है। और हिमौड़ में क्या होगा, हिमौड़ में हिमनद होगा और स्टैक में नदी होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए का इसमें दूसरा सही है, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का इसमें चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि तटबद्ध ये जो कि समुद्री तरंग और स्टेप ये जो कि क्या है, यहाँ पे समुद्र दिया गया है जो कि ये गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा पवन, नहीं यहाँ पे होगा नदी यहाँ पे होगा नदी। और छत्रक शैल ये जो कि पवन है, हिमनौड़ ये हिमनद है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है। तो आपको बताना है कि जो लद्दाख की जलवायु है वह अत्यधिक शीतल और शुष्क है, इनमें से कौन सा कारण है। तो ऊंचाई पे होने के कारण इसीलिए लद्दाख का जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि लद्दाख की जलवायु
अपनी ऊंचाई के कारण अत्यधिक शीतल और शुष्क है। लद्दाख उत्तर पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय क्रम में आता है, जहाँ का अधिकांश धरातल कृषि योग्य नहीं है। यहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क एवं कठोर होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन ए आर को पढ़ें और सही विकल्प का इसमें चयन करना है। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है। दिया गया है इसमें कथन ये दिया गया है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, जो कि ये क्या है, सही है। कथन ये इसका सही है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, सही है। फिर कारण आर में कहा जा रहा है कि ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। तो ठंडे क्षेत्रों में वायु जो होता है क्या होता है, भारी होता है। तो ये भी इसमें सही है। कथन कारण दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या करता है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है तथा ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है, जो कि इसमें पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घट जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप पर द्वारा प्रभावित होता है। अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। जहां कम तापमान होगा उस क्षेत्र की वायु ठंडी होती है, जिसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु त्रिमजित होकर के उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण यह स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। तो आपको बताना है इसमें जनसंपर्क माध्यम का इसमें से कौन सा उदाहरण नहीं है। तो सेलुलर फोन ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सेलुलर फोन। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सेलुलर फोन जो कि जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन यह तीनों जनसंपर्क के माध्यम है। सेलुलर फोन यह एक तरह तार रहित चल संचार का उपकरण है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में। दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। यहाँ की अधिकतर वनस्पति में शुष्कता प्रतिरोधी क्षमता होती है। इन पेड़ों की छाल मोटी, पत्तियां कड़ी, चिकनी एवं चमकदार होती हैं। इन पेड़ों की शाखाएं कांटेदार तथा मोटी होती हैं। यहाँ की वनस्पतियों की ये सभी विशेषताएं उसे ग्रीष्म ऋतु में होने वाले अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन से बचाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति का सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पाई जाने वाली सदा रहित छोटी छोटी झाड़ियां हैं, जिन्हें कैलिफोर्निया के चेपरल, दक्षिण फ्रांस में मैकीज तथा इटली में मछिया कहते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेशों की जलवायु घास उगाने के लिए अनुकूलित नहीं है, क्योंकि यहाँ ग्रीष्म में शीत शुष्क होती है। यहाँ पर नींबू जाति के रसदार फल उगाने के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रदेश में उगाए जाने वाले प्रमुख फसल कौन कौन से है, तो इसमें संतरा है, नींबू है, अंगूर है, खुमानी है, अनार है और आड़ू है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको बताना है कि प्राकृतिक संसाधन नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो आपको इसमें बताना इनमें से कौन सा है क्वेश्चन नंबर 26 में। तो इसमें दिया गया है अभ्रक। अभ्रक ये जो कि क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण नहीं है, ये जो कि गलत हो गया। फिर
फॉरेस्ट वन दिया गया है। वन ये जो कि क्या है, ये नवीनीकरण के उदाहरण है, सही है। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस ये नवीनीकरण में नहीं आता है। और मृदा ये जो कि नवीनीकरण में आता है। जल ये भी नवीनीकरण में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, चौथा और पांचवा इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें बी, डी, ई इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि वन, मृदा एवं जल प्राकृतिक संसाधन नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा कुछ संसाधनों के साथ उपयोग किए जाते हैं। वन मनुष्यों के लिए इमारती लकड़ी, जनजातियों और जानवरों के लिए भोजन, पानी और आश्रय प्रदान करता है। जीवों के बीच पोषक चक्र खाद्य श्रृंखला बनाते हैं और प्रजातियों की जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। महासागरीय जल जो कि ये प्राकृतिक संसाधन का एक उदाहरण है। महासागरीय तरंगों का उपयोग करके तरंग शक्ति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जो एक नवीनी ऊर्जा का स्रोत है। फिर उसके बाद समुद्र में समुद्री प्रजातियों की जैव विविधता होती है, जहां पोषक चक्र सामान्य होते हैं। प्राकृतिक संसाधन मानवता की प्राकृतिक विरासत का हिस्सा है। फिर इसमें नोट में दिया गया है कि नवीनीकरण संसाधन जो कि ऊर्जा के उदाहरण है। ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोस ऊर्जा, जैव ईंधन अनवीनीकरण संसाधन के उदाहरण है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि मृदा के विचरण गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो आपको बताना है इसमें कौन से कारक हैं जो कि इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इसमें दिया गया है, तो इसमें मुख्य भूमिका मूल चट्टान निभाते हैं और स्थलाकृत ये जो कि नहीं है। जलवायु संबंधित कारक ये है। फिर उसके बाद समय दिया गया है, ये भी इसमें नहीं है। ए और सी इसका राइट आंसर होगा। ए और सी इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए और सी इसका क्या है, राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मृदा के विचरण गठन में मूल चट्टान एवं जलवायु संबंधित कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। जलवायु मृदा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न विभिन्न जलवायु तत्व हैं। वर्षा, वाष्पीकरण की बर्बरता अथवा अवधि तथा आदर्श एवं तापक्रम। मृदा के निर्माण में शैल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। मृदा निर्माण के गठन व संरचना शैल निक्षेप, खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करती है। जिन स्थानों पे मृदाएं नहीं होती हैं अर्थात परिपक्व नहीं होती हैं, वहां की मृदा का मूल शैल के साथ घनिष्ठ संबंध होते हैं। मूल शैल यानी कि चट्टान की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरे निष्क्रिय नियंत्रण कारक है। तीव्र ढालों वाले क्षेत्रों में मृदा छिछली तथा सपाट क्षेत्रों में मृदा गहरी व मोटी होती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। तो इसमें कौन सा एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। तो शोषणकारी संबंध को यह दर्शाता है दोस्तों छोटे किसान और खेतिहर मजदूर को। छोटे किसान और खेतिहर मजदूर, ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः साहूकार और छोटे किसान के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। साहूकार यथेष्ट संपत्ति तथा घनाष्ट व्यक्ति होते हैं। छोटे किसान वह किसान होते हैं जिनके पास खेती करने की योग्य भूमि केवल 1 हेक्टेयर से ज्यादा और 2 हेक्टेयर से कम होती है। भारत में ज्यादातर किसान छोटे और सीमांत हैं। कर्ज की समस्या ग्रामीण में छोटे किसानों में ज्यादा है, इसीलिए कर्ज रूपी जाल साहूकार और छोटे किसानों के बीच एक शोषणकारी संबंध को प्रदर्शित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कि कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का इसमें चयन करना है। कौन सा विकल्प इसमें सही है क्वेश्चन नंबर 29 में। तो इसमें अभिकथन ए दिया गया है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम यानी कि मीडिया महत्वपूर्ण है। ये क्या है, ये सही है दोस्तों। लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया होनी चाहिए, जो कि सही है।
कारण आर में कहा जा रहा है कि संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होना चाहिए, न कि पक्षपातपूर्ण होना चाहिए। तो ये भी इसमें सही है। कथन और कारण इसमें दोनों सही है। इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है। संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण। लोकतंत्र में मीडिया एक प्रमुख स्थान है। मीडिया द्वारा प्रदत्त जानकारी ही जनमानस तक पहुंचाती है। लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के साथ मीडिया चौथा स्तंभ है। यह लोकतंत्र का एक प्रमुख प्रहरी है। मीडिया के माध्यम से ही जनमानस में वास्तविकता का सही विकास होता है और मीडिया एक स्वस्थ लोकतंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। फिर उसके बाद यह लोकतंत्र की रीढ़ है। मीडिया को पक्षपातपूर्ण रूप से व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक विश्वसनीय संचार का रूप होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में सरकार काम करती है कहां पर? भारत में सरकार काम करती है कहां पे? ये काम करती है दोस्तों, भारत में सरकार ये काम करती है वर्ल्ड स्तर पर, जो कि गलत है। राज्य स्तर पर सही है। राष्ट्रीय स्तर पर, ये भी इसमें सही है। और फिर क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर क्या है? तो क्षेत्रीय स्तर पर ये भी इसमें क्या है? गलत है। तो इसमें बी और सी इसका राइट आंसर होगा। बी और सी इसका राइट आंसर होगा। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। बी और सी इसमें क्या है? राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि भारत में सरकार राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों के समूह होती है, जो कि राष्ट्र तथा राज्यों के निश्चित काल के लिए निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। इसके 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के माध्यम से राज्य में राज्य शासन नीति लागू होती है। सरकार के तंत्र का अभिप्राय उस राजनीतिक व्यवस्था से होती है जिसके द्वारा राज्य की सरकार को जाना जाता है। फिर उसके बाद इसमें राज्य निरंतर बदलती हुई विधायिका द्वारा प्रशासित होती है। सांसदीय पद्धति में सरकार का अभिप्राय राष्ट्रपतीय पद्धति के अधिशासित शाखा होते हैं। इस पद्धति में राष्ट्र में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद तथा राज्य में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का कार्यपालिका के प्रमुख सदस्य होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सरपंच की तरह कार्य करता है? तो इसमें बताना है कौन सरपंच की तरह कार्य करता है। ये कार्य करते हैं दोस्तों सरपंच की तरह अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित यानी कि चुना गया एक वार्ड सदस्य। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित या चुना गया एक वार्ड सदस्य सरपंच की तरह काम करता है। सरपंच ग्राम का पंचायत मुख्य होता है। सरपंच भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए गांव स्तर पर विधिक संस्था ग्राम पंचायत का प्रावधान होता है। सरपंच चुने गए पंचों की मदद से ग्राम पंचायत के प्रमुख विषयों पर निर्णय लेता है। सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका चुनाव ग्राम वासियों के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया था। संविधान के 73वें संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है, जिसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था के संस्थानों से है। और संविधान का जो 74वां संविधान संशोधन है, यह शहरी स्थानीय शासन यानी कि नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर शामिल है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि लेबर चौक किसे कहते हैं? लेबर चौक किसे कहा जाता है? तो लेबर चौक कहा जाता है कि ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश पर इकट्ठा होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? लेबर चौक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि लेबर चौक उस जगह को कहते हैं जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। लेबर चौक पर जो मजदूर रहते हैं
उनमें से अधिकतर अपने रहने की अस्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते, इसीलिए ये मजदूर काम की तलाश में एक साथ चौक पर इकट्ठा होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का इसमें चयन करना है। कथन ए में कहा जा रहा है कि बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है। तो ये क्या है, ये जो कि इसमें सही है, कथन ए इसका सही है। और इसमें कथन बी में कहा जा रहा है कि और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है, ये जो कि क्या है, गलत है। बी वाला इसका गलत है, जबकि ए वाला इसमें क्या है, सही है। इसका राइट आंसर होगा केवल इसमें ए वाला ही सही है, केवल ए वाला ही सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भर काम करने का एक संसाधन है। एक बुनकर सहकारी समिति में एक समूह बनाते हैं तथा सामूहिक रूप से कुछ गतिविधियां करते हैं। बुनकर सहकारी समितियों में समान हितों वाले लोग एक साथ आ जाते हैं और पारस्परिक लाभ के लिए काम करते हैं। व्यापारियों की भूमिका यहाँ कम हो जाती है और बुनकर अधिक आय अर्जित करते हैं। व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया नहीं है। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 34 है कि कथन ए और आर को पढ़िए तथा इसमें सही विकल्प का चयन करना है। अभी कथन ए दिया गया इसमें कि किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। तो किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। कारण आर में कहा जा रहा है व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। तो ये भी क्या है, सही है। ये भी इसमें सही है। अभी कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है कि जेंडर असमानता का समाधान के स्तर पर करने की जरूरत है। तो इसमें करने की जरूरत क्या है, तो परिवार समाज और सरकार, परिवार समाज और सरकार, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि जेंडर असमानता का समाधान परिवार समाज और सरकार के स्तर पर काम करने की जरूरत है। लैंगिक असमानता का तात्पर्य है कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से परंपरागत रूप समान में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जा रहा है। वे घर और समाज दोनों जगह पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप से व्याप्त है। फिर इसमें लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए परिवार, समाज और सरकार को महिलाओं के प्रति एक समान भाव प्रदर्शित करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। आपको इसमें बताना है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है क्वेश्चन नंबर 36 में। तो इसमें दिया गया है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये जो कि अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है इस संपत्ति का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार जो कि ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि ये 23 से 24 तक है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से 30 के बीच है। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि ये अनुच्छेद 32 में है। फिर इसके बाद आता है इसमें कुछ नोट में महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। इसमें कहा जा रहा है कि मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार के अनुच्छेद 19A यानी कि 1 को 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। अब इसे भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत
कानूनी अथवा विधिक का अधिकार बनाया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें कहा जा रहा है कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त है किस मौलिक अधिकार का विस्तार है। ये कौन से मौलिक अधिकार का विस्तार है? तो यह है दोस्तों जीवन का अधिकार है। जीवन का अधिकार ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, जीवन का अधिकार। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि इंसाफ में देरी यानी कि इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारतीय न्याय व्यवस्था से जुड़ी है, निम्न में से किस समस्या को दर्शाता है? ये कौन सी समस्या को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दोस्तों न्यायालयों द्वारा सुनाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। यह सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? इसमें से आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें दिया गया है वनवासी, जो कि सही है। अनुसूचित जनजाति, ये क्या है? अनुसूचित जनजाति, ये भी इसमें सही है। पेपर मिल मालिक, ये गलत है। जानवर अधिकार कार्यकर्ता, ये भी इसमें गलत हैं। तो ए और बी यानी कि पहला और दूसरा इसमें सही है, पहला और दूसरा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें क्या थे? सही थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के लिए साथ हास्यकरण का प्रयास संबंधित होता है? तो ये किससे संबंधित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें दिया गया है अभाव वंचन, जो कि सही है। भेदभाव, ये भी सही है। समानता, ये गलत है। गर्व, ये भी इसमें गलत है। तो ए और बी इसमें भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि सामाजिक विज्ञान में एक क्वेश्चन नंबर 41 है कि सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं है। तो माध्यमिक स्तर पर इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें मनोविज्ञान जो कि सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। जबकि इसमें भूगोल, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान ये शामिल है, जो कि सामाजिक विज्ञान में। मनोविज्ञान इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे 6/2/2023 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 6/2/2023 की ये एग्जाम हुआ था, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, ये जो कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था? तो कुषाणों ने कहाँ से शासन किया था? तो पेशावर और मथुरा से कुषाणों के द्वारा शासन किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, पेशावर और मथुरा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कुषाणों ने पेशावर और मथुरा नामक शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। कुषाण जो कि ये चीन की यूची जाति की एक शाखा थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कैंडफिशस के द्वारा किया गया था। कुषाण शासकों में विम कैंडफिशस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। सम्राट कनिष्क ने पाकिस्तान के आधुनिक पेशावर को अपनी पहली राजधानी बनाया। कनिष्क ने अपने शासनकाल में 78 ईस्वी तक संवत भी चलवाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए बी सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करना है। ए बी सी को पढ़ करके और सही विकल्प का चयन करना, इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें दिया गया है ए में कहा जा रहा है कि पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, जो कि ये क्या है? सही है। फिर उसके बाद बी में कहा जा रहा है कि इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है सी में कहा जा रहा है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। तो ये भी इसमें क्या है? सही है। इसमें तीनों ऑप्शन क्या है? सही है।
इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए बी सी इसमें तीनों ऑप्शन क्या है, सही हैं। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। भीमबेटका के गुफा चित्र पूरा पाषाण कालीन के हैं, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि कथन ए और कथन बी को पढ़ करके आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है, कथन ए और कथन बी। तो इसमें कथन ए में कहा जा रहा है कि मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए क्या था, तो जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे मनसब के द्वारा, जो कि सही है। कथन फर्स्ट इसका सही है। और कथन बी में कहा जा रहा है, कथन बी में कहा जा रहा है कि मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था, जिसे जात कहा जाता था। तो ये क्या है, ये गलत है। कथन बी गलत है और कथन ए क्या है इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, ए सही है परंतु बी क्या है इसमें गलत है। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। इसमें दिया गया है कि मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर ने सन 1575 ईस्वी में किया था। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी थी, जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसब शब्द का अर्थ है श्रेणी अथवा पद। इस व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। अकबर ने शासन के 40वें वर्ष जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की थी, जिसे मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक निर्दिष्ट संख्या में सवार या घुड़सवार रखने की आवश्यकता थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक एवं आरमाइक भाषाओं में पाया गया है। तो कहाँ से पाया गया है, तो ये पाया गया है कंधार से ग्रीक एवं आरमाइक अभिलेख पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कंधार नामक स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में पाया गया है। मास्की, गुजरा, नेतुर तथा उदयगोलम अभिलेखों में उनका नाम अशोक मिलता है। अशोक को देवनाम प्रिय तथा देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि से संबोधित किया जाता है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता मिली थी। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में पेंट्री थेलर के द्वारा की गई थी। इनकी संख्या 14 बताई गई थी। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में विभाजित किया गया था, शिलालेख 14, स्तंभलेख 7 और गुहालेख। अशोक के स्तंभलेख केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं आरमाइक लिपि में मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है कि अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया है और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध, पड़ोसी राजाओं के वर्णन एवं आवटिक राज्यों का उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि गोंड राज्य गढ़कंटगा में 70,000 गांव थे, इसे उल्लेखित किया गया है। तो इसको उल्लेखित किया गया है, ये किया गया है अकबरनामा में। कहाँ पे किया गया है, अकबरनामा में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अकबरनामा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गोंड राज्य गढ़कंटगा में 70,000 गांव थे, इसे अकबरनामा में उल्लेखित किया गया है। गोंड एक प्रकार की जनजाति थी जो झूम की खेती करती थी। गढ़ गंडकटका जो कि एक समृद्धशाली राज्य था, यहाँ के निवासी जंगली हाथियों को पकड़ करके अन्य राजाओं में निर्यात करके बहुत धन अर्जित करते थे। बुरंजी असमिया तथा भाषा लिखी हुई ऐतिहासिक कृतियां हैं। अहोम राज्य सभा के पुरातत्व लेखों का संकलन बुरंजी में हुआ है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि इसमें दिया गया है निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर पे आपको पढ़ करके विचार करना है, इसमें कौन सा सही है। अभिकथन में कहा जा रहा है कि स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती थी, जो कि ये क्या है, सही है, ये सही है, सही है। फिर उसके बाद कारण आर में कहा जा रहा है
कारण आर में कहा जा रहा है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चल करके विष्णु का रूप मान लिया गया है। ये भी सही है। कथन कारण दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। कथन कारण दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है कि दुनिया का मालिक, जो विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। अब तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे। इन्होंने आगे चल करके विष्णु का रूप मान लिया गया है। बालभद्र, सुभद्र और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां ताम्र पांडुलिपि में उड़ीसा में स्थित है। फिर उसके बाद आता है कि 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। बाद में 1230 में राजा अन अनगंभीर तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को समर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनिधित्व घोषित किया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है। तो बिरसा आंदोलन के विषय में कौन सा कथन सही है, इसमें आइए देखते हैं बिरसा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें दिया गया है कि बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज का प्रतीक बनाया। तो बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा का राज की प्रतीक बनाया, जो कि ये क्या है, गलत है। लाल झंडा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सफेद झंडा होना चाहिए। फिर बी में कहा जा रहा है कि बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीक और भाषा का इस्तेमाल किया, ये इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है सी में कहा जा रहा है कि बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था, ये जो कि क्या है, गलत है। आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध नहीं था, बल्कि उसके समर्थन में थे। डी में कहा जा रहा है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को लगातार विरोध किया था, ये भी इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर होगा बी और डी, इसका क्या है, सही है। बी और डी सही है, ए और इसमें सी क्या था, गलत है। तो बी डी ऑप्शन नंबर के ए वाले में है, बी डी ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाले में है, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले, तथा जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने बिरसा को 1895 में गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। 1897 ईस्वी में जेल से लौटने के बाद बिरसा ने समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीक और भाषा का इस्तेमाल किया। सफेद झंडा बिरसा का राजकीय प्रतीक था। फिर उसके बाद आता है कि बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का था। बिरसा ने वैष्णव धर्म का प्रचार के साथ कुछ भी समय बिताए। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दे, गांव को साफ रखें और जादू टोने में विश्वास न करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मशीनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया और वह उन्हें बाहर के मानते थे, जो कि मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करके आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। कथन ए में कहा जा रहा है कि लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी जीविका को चला रही थी, वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई, जो कि कथन ये सही है। फिर उसके बाद कथन बी में कहा जा रहा है कि 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए और 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन में बना होता था, ये भी इसमें सही है। कथन ए इसमें सही है और कथन बी भी दोनों सही, इसमें दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों सही है तथा ए का कारण बी है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी जीविका चला रही थी, वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। निर्धन परिवारों में आर्थिक संकट का कारण बना। कुछ संदर्भों में महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से
परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता था। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसका 2/3% ब्रिटेन में बना होता था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में एक पूंजीवादी देश था जहां भारत के ही सूती कपड़े बनाते थे और ब्रांड के रूप में भारत लाते थे और इसे यहीं पर बेच देते थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें दिया गया है कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया था, जो कि ये क्या है, गलत है। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया था, ये इसमें क्या है, सही है। तो बी वाला इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है कि शिक्षा को सृजनात्मक के साथ प्राकृतिक परिवेश के साथ जोड़ना चाहिए। और गांधी जी पश्चिम सभ्यता और मिशनरियों, मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्व का सम्मिश्रण चाहते थे, अतः औपनिवेशिक शिक्षा दोनों ने विरोध किया, इसीलिए यह कथन क्या था, सही था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्राचीन ग्रंथ में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें राइट आंसर होगा ये राजा राम मोहन राय के साथ। राजा राम मोहन राय के साथ ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, राजा राम मोहन राय के साथ जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के साथ जुड़ी हुई है। इन्होंने भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का भरपूर विरोध किया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया है। तो जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान किसके द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें राइट आंसर होगा सत्य शोधक समाज के द्वारा। सत्य शोधक समाज के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान सत्य शोधक समाज नामक संगठन जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया है। सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। यह एक छोटे समूह के रूप में शुरू हुआ और इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को मुक्त करना था। इसीलिए इसमें ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में कथन ए और कथन बी को पढ़ करके आपको इसमें उत्तर चयन करना है। तो कथन ए में कहा जा रहा है कि अपनी मृत्यु तक टीपू ने सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे, जो कि सही है। उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया था। उसने अंग्रेजी सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया था, ये भी क्या है, सही है। इसमें दोनों कथन क्या है, सही है। दोनों कथन सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 ईस्वी में हैदर अली की विजय हुआ। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू जो कि मैसूर की गद्दी पर बैठा। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। मैंगलोर की संधि के द्वारा टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस कर दिया। टीपू ने हमेशा अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। उन्होंने 1787 में यादशाह की उपाधि धारण की थी। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगवाए, जो यह प्रतीक थे कि वह अंग्रेजों के अधीन नहीं है। टीपू स्वयं जैकलोबिन क्लब का सदस्य बना और अपने नागरिकों को टीपू कहलाने लगा। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये दादा भाई नौरोजी हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी।
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और भारत में अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है। यह एक भारतीय राजनीतिक नेता, व्यापारिक विद्वान, लेखक थी। यह 1892 से 1895 ईस्वी के बीच फिन्सबरी सेंट्रल का प्रतिनिधित्व करने के लिए ब्रिटिश हाउस कॉमन्स में ये लिबरल पार्टी के सदस्य थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि किन किन देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा थे। क्वेश्चन नंबर 14 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत था, यूगोस्लाविया है, इंडोनेशिया, घना और मिस्र, ये जो कि क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा थे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घना और मिस्र। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घना, मिस्र, इन सभी देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना औपनिवेशिक व्यवस्था के पतन के दौरान हुई थी। यह वह दौर था जब नए नए देशों ने औपनिवेशिक गुलामी से आजाद हो रहे थे। सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें कुल 25 देशों के प्रतिनिधित्व ने हिस्सा लिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। तो किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का इसमें राइट आंसर होगा बृहस्पति में होते हैं। फिर उसके बाद बृहस्पति के बाद इसमें शनि में भी होता है और यूरेनस में भी होता है, नेपच्यून में नहीं होता है। तो ए बी सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस यानी कि अरुण, इन सभी ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है। पृथ्वी के कुल उपग्रहों की संख्या 95 है। बृहस्पति का उपग्रह ग्रेनिमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि, इस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं जिनकी संख्या 7 है। शनि जो कि सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। फिर उसके बाद आता है अरुण यानी कि यूरेनस। इस ग्रह की खोज विलियम हर्सले के द्वारा किया गया था। इनके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। यह अपने अक्ष पर पूर्व की पश्चिम की ओर घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यह अपनी ध्रुव पर अधिक झुका है। ये 97.8 अंश झुका होने के कारण इसे लेटा हुआ प्रतीत होता है। तो इसे लेटा हुआ भी ग्रह कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय मानक समय किस मानक यामुत्तर पर आधारित है। तो किस मानक यामुत्तर पर आधारित है? तो यह है 82 अंश 30 मिनट ईस्ट पे, यानी कि पूर्व में। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा 82 अंश 30 मिनट पूर्व में। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय मानक समय 82 अंश 30 मिनट पूर्व मानक यामुत्तर पर आधारित है। 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। भारतीय मानक समय यामुत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है। तो क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 17 का इसमें राइट आंसर होगा क्रमशः पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात होता है और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के दिन व रात ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। जल की उपस्थिति होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। यह अपने अक्ष पर 23.5 अंश पर झुकी हुई है। यह सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से चक्कर लगाती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश पर घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 अंश घूमती है। तो इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 30 अंश पूर्वी में समय होगा। तो कितना समय होगा? तो इसका समय होगा 2 अपराह्न, 2 PM होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा 2 PM होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पृथ्वी लगभग
24 घंटे में अपने 300 अक्ष पर 360 अंश पर घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 30 अंश पूर्वी में समय का 2 अपराह्न होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसमें पाया जाता है अर्ध पर्णपाती वन, अर्ध पर्णपाती वन जो कि सही है, शुष्क पर्णपाती वन ये जो कि गलत है, शीतोष्ण वन ये भी गलत है। तो इसमें केवल पहला वाला ही सही है, अर्ध पर्णपाती वन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो में अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। यह कई छोटे द्वीपों से मिलकर के बना है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 से कथन को पढ़ना है आपको। स्टेटमेंट फर्स्ट और कारण आर दिया गया है, आपको पढ़ करके इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें दिया गया है कथन ए में कहा जा रहा है कि ग्रेनाइट ठोस चट्टानों है तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी व सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है, जो कि सही है। फिर उसके बाद आता है कारण आर में कहा जा रहा है, कारण आर में कहा जा रहा है कि पृथ्वी की भूप्रकृति के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप ले लेती है, तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। कथन कारण दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। फिर उसके बाद आता है, आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ग्रेनाइट ठोस चट्टाने हैं तथा बिल्डिंग बनाने की में सजावटी व सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है। ग्रेनाइट जो कि मणि भई दानेदार शिला है जिसका प्रमुख आयोस्टाफिक होता है। ग्रेनाइट पृथ्वी के प्रत्येक भाग में पाया जाता है। भारत में यह प्रचुर मात्रा में मिलता है। तमिलनाडु के तंजाउर नगर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जो ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। तो विश्व का ऐसा पहला मंदिर कौन सा है जो कि ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है? तो ये कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर है। ये कहाँ पे है? ये तंजाउर में है, तमिलनाडु के। पृथ्वी की भूप्रकृति के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप ले लेते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि दिए गए, इसमें दिया गया है कि पवन के बारे में दिए गए कथनों के पढ़ करके आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें पवन के बारे में पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें कहा जा रहा है ए में कि मानसूनी पवने मौसमी पवनों का उदाहरण है, जो कि सही है। बी में कहा जा रहा है कि मौसमी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में ही चलती रहती है, जो कि गलत है। सी में कहा जा रहा है कि स्थल व समुद्र समीर अस्थायी पवनों का उदाहरण है, तो ये भी गलत है। इसमें केवल पहला वाला ही क्या है? सही है। इसमें केवल पहला वाला ही सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें पहला वाला क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पवनें 3 प्रकार की होती हैं, प्रचलित पवन, मौसमी पवन और अस्थायी पवन। मौसमी पवन वह पवन है जिसकी प्रवाहित होने की दिशा समय या मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। स्थलीय, समुद्री व मानसूनी पवनें मौसमी पवने के उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि संघनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। संघनन के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। तो संघनन के संदर्भ में इसमें दिया गया है, ए में कहा जा रहा है, ए में कहा जा रहा है कि जलवाष्प संघनित होकर के ठंडा होकर जल की बूंदें बनाती है, जो कि क्या है? सही है, सही है। बी में कहा जा रहा है कि जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सकने तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है सी में कहा जा रहा है कि आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे पद चिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित होती है, ये भी सही है। इसमें तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। तीनों ऑप्शन इसमें सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए बी सी इसमें क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गैस के द्रव बनाने की परिघटना को संघनन कहते हैं। संघनन तब होता है जब उष्मांक हिमांक बिंदु से कम या ज्यादा रहता है। जलवाष्प संघनित होकर के ठंडा होकर के जल की बूंदें बनाते हैं। यह प्रक्रिया वाष्पन के विपरीत है। प्रायः जल चक्र के संदर्भ में ही इसका प्रयोग होता है। वर्षा भी एक प्रकार का संघनन ही है। आकाश में उड़ता हुआ एक जेट हवाई जहाज अपने
पीछे पद चिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है, इसीलिए संघनन के संदर्भ में तीनों क्या है, सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि तिब्बती एटीलोप का शिकार किसके ऊन या शहतूत के लिए किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 23 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें पहले में कहा जा रहा है कि यह वजन में हल्का होता है, जो कि सही है। फिर उसके बाद यह अत्यधिक गर्म होता है, ये भी सही है। यह जानवर बहुत अधिक संख्या में है पाए जाते हैं, ये जो कि गलत है, जानवर बहुत अधिक संख्या में नहीं पाए जाते हैं। इसमें ए और बी दोनों सही है, ए और बी सही है, जबकि इसमें सी वाला क्या है, गलत है। तो ए बी सी ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाले में है, ए बी ऑप्शन नंबर के फर्स्ट वाले में है, फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि तिब्बती एटीलोप का शिकार करके ऊन शहतूत के लिए किया जाता है, क्योंकि यह वजन में हल्का होता है और यह अत्यधिक गर्म होता है। ये पूर्वोत्तर तिब्बत पठार में पाए जाने हैं। उनका शिकार उनके बेहद गर्म, नरम तथा हल्के अंडरफर के लिए किया जाता है, आमतौर पर मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। शाहतूश साल पारंपरिक रूप से भारत में शादी के तोहफे के रूप में दिए जाते हैं तथा एक साल बनाने के लिए 3 से 5 तिब्बती एटीलोप अंडरफर प्रयोग किए जाते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार करके आपको सही उत्तर का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो इसमें दिया गया है ए में कहा जा रहा है कि संसाधन असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। जो नवीनीकरण संसाधन होते हैं वे असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जो कि ये क्या है, गलत है। बी में कहा जा रहा है कि अनवीनीकरण संसाधन की तुलना में नवीनीकरण संसाधन जल्द ही पुनः पूरित हो जाते हैं, ये सही है। तो ए वाला इसका गलत है, बी वाला इसका क्या है, सही है। ए गलत है, बी सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। ए गलत है लेकिन बी क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि नवीनीकरण संसाधन में संसाधन है जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फिर से पुनः स्थापित किया जा सकता है तथा पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इन्हें नव्य संसाधन भी कहते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण है। अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन है जिनके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन नहीं होता है। कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस अनवीनीकरण संसाधन के उदाहरण है, इसीलिए इसमें ए क्या है, गलत है, और बी क्या है, सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है कि सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम क्या होगा अगर आप पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक सतहों तक जाते हैं, तो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसमें आएगा अखनन। अखनन ये सबसे पहले आएगा, फिर अखनन के बाद इसमें विवृत खनन आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद कूपकी खनन, ये तीसरे नंबर पे आएगा। ये जो कि इसका क्या होगा, सही क्रम होगा। सी ए बी इसका सही क्रम है, सी ए बी इसका सही क्रम है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। सी ए बी इसका क्या है, सही क्रम है। फिर उसके बाद आता है आखनन, विवृत खनन और कूपी खनन, यह जो कि सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम है, जो कि पृथ्वी के सतह की उसकी आंतरिक तहों तक जाते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थानांतरित कृषि के संदर्भ बताना है इसमें। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि ये भारी वर्षे वाले क्षेत्र होते हैं, जो कि सही है। यह तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती हैं, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है कि इसे तर्कन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी सही है। इसमें तीनों सही है, तीनों सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। ए बी सी इसमें तीनों क्या है, सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में निम्न कथन सही है। ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, यह तीव्र पुनर्जनन क्षमता वाले क्षेत्रों में क्षेत्र प्रचलित होते हैं। इस कृषि प्रणाली को कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। यह कृषि अमेजन बेसिन के सघन क्षेत्रों उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि अगर आप कक्षा में प्रेयरी और बोल्ट पर परिचर्चा कर रहे हैं तो आप विश्व मानचित्र पर किस क्षेत्र को अंकित करेंगे, तो किस क्षेत्र को अंकित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का इसमें राइट आंसर होगा कनाडा, दक्षिण अफ्रीका को, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका कहाँ पे है, तो कनाडा और दक्षिण अफ्रीका
अच्छा, नीचे दिया गया है कनाडा और दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अगर आप कक्षा में प्रेयरी और बेल्ट पर परिचर्चा कर रहे हैं तो आप विश्व मानचित्र पर क्रमशः कनाडा और दक्षिण अफ्रीका को अंकित करेंगे। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के उदाहरण है। यह 30 अंश से 45 अंश अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण इस मैदान का विस्तार कहीं कहीं 50 अंश उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। इन घासों के मैदानों को संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में प्रेयरी, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील, पंपास दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट, यूरेशिया में स्पीटीज और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान देना है। इसमें कौन सा सही है रूढ़िबद्ध के धारणाओं में? तो इसमें दिया गया है, पहले में कहा जा रहा है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति के अनोखे और अलग व्यक्ति के पास खास गुण एवं क्षमताएं होती है जिसके रूप में देखने से रोक देती है, जो कि सही है। ए वाला इसका सही है, ये रूढ़िबद्ध धारणाएं है। फिर बी में कहा जा रहा है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार की खांचे में जड़ देती है, तो ये भी सही है। फिर सी में कहा जा रहा है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं का हम सब प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसके चलते हमें उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हमें अच्छे हैं, ये जो कि क्या है, गलत है। तो ए और बी इसका सही है और इसमें सी वाला क्या है, गलत है। ए और बी इसका सही है, तो ए बी इसमें केवल बी वाले में दिया गया है। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, ये जो कि रूढ़िबद्ध धारणाओं के अंतर्गत आता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रूढ़िवाद एक प्रकार की विचारधारा है जो किसी चीज के बारे में पुराने समय से चली आ रही तथ्य एवं सिद्धांतों पर विश्वास करती है एवं उसी को स्वीकार करती है। रूढ़िबद्ध परिवर्तन को नहीं स्वीकार करती। यह पहले से बनी परंपरा पर विश्वास करती है और यही बड़ा संख्या में लोगों को एक प्रकार के खांचे में जड़ देती है। साथ ही रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण एवं क्षमताएं हो सकती है उसके रूप में देखने से रोक देती है, जो कि रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में ए और बी क्या था, सही था। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीनी के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो उस क्षेत्र की पहचान करना है, तो वो क्षेत्र कौन सा है? केरल और लद्दाख है। केरल और लद्दाख है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, केरल और लद्दाख। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि केरल और लद्दाख यह दो प्रमुख क्षेत्र है जहां अतीत में आए अरबी और चीनी के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल ही आए थे। चीन के व्यापारी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे वे चीन जालों से हुबहू मिलते हैं और इन्हें चीना वाला कहा जाता है, चीना वाल कहा जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। चुनाव का आयोजन भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल संसद के उच्च एवं निम्न सदन यानी कि राज्य और लोकसभा के सांसदों के सभी निर्वाचित सदस्यों एवं राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभाओं के विधायकों के निर्वाचित सदस्य इसमें बने होते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ ही विशेषाधिकार लोगों को सम्मिलित नहीं करती है जो कि सभी के लिए निर्णय ले।
यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो कि संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। यह भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं की व्याख्या कर रहा है। तो किस विशेषताओं की व्याख्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 का इसमें राइट आंसर होगा ये संघवाद फेडरलिज्म का कर रहा है। ऑप्शन नंबर का ए वाला राइट आंसर होगा संघवाद का। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की अवस्था केवल कुछ ही विशेषाधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती, जो कि सभी के लिए निर्णय लेती है। ये सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो कि संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। यह भारतीय संविधान के संघवाद विशेषता की व्याख्या करता है। संघवाद मूल रूप से एक द्वैध सरकार प्रणाली डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है जिसमें एक केंद्र और कई राज्य शामिल होते हैं। संघवाद जो कि संविधान की मूल संरचना के स्तंभों में से एक है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने SR बम्बई बनाम भारत संघ मामले में दोहराया था कि राज्य संघ के महज उपांग नहीं है और संघ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों की शक्तियों को कुचला नहीं जाएगा। संघीय सिद्धांतकार केसी बियर के अनुसार भारतीय संविधान की प्राकृतिक अर्ध संघीय है, क्वासी फेडरल है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर से आए प्रवासी मजदूर की अवस्था के सबसे करीब दर्शाती है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का इसमें राइट आंसर होगा, इसमें दिया गया है ए में कहा जा रहा है कि बाबू शहर के मुख्य बाजार में एक पक्का दुकान का मालिक है, उससे उसे पूरे वर्ष आय मिलती है, जो कि ये गलत है। फिर उसके बाद आता है कि राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी से सो जाता है। ये जो कि क्या है, ये क्या है? तो ये अप्रवासी मजदूर की अवस्था है, अप्रवासी मजदूर की अवस्था है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है। यह स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है। अपने मूल निवास स्थान से दूर आंतरिक अथवा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार लोगों की आवाजाही के प्रवासन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 में प्रवासी श्रमिकों को नियुक्ति करने के वाले सभी प्रतिष्ठानों का पंजीकरण होना आवश्यक किया गया था या अनिवार्य किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि दादन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादन व्यवस्था के संदर्भ बताना है, इसमें से कौन सा सही है दादन व्यवस्था के संदर्भ में? तो इसमें दादन व्यवस्था में कहा गया है कि यह व्यवस्था भारत में बड़े उद्योगों में प्रचलित है, जो कि गलत है। दादन व्यवस्था बड़े उद्योगों में प्रचलित नहीं है। बी में कहा जा रहा है कि इनमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार करके माल प्राप्त होता है, तो ये जो कि सही है, ये दादन व्यवस्था है। फिर उसके बाद आता है सी में कहा जा रहा है कि इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर का कार्यशाला में कार्य करते हैं, ये भी सही है। इसमें बी और सी सही है, बी और सी सही है, जबकि ए वाला क्या था, गलत है। बी और सी किसमें है? तो बी और सी ऑप्शन नंबर के सी वाले में है। बी और सी इसमें क्या है, दोनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दादन व्यवस्था में बुनकरों और व्यापारियों के बीच एक तादाद में संबंध स्थापित होता है, जिसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। यह दादन व्यवस्था भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बुनाई उद्योग में प्रचलित है। इनमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की किस घटना की ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी हुई है? तो ये किस घटना से ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के संघर्ष के खिलाफ। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के संघर्ष के खिलाफ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष से जुड़ी हुई है। रंगभेद प्रणाली ने लोगों को उनकी त्वचा के रंग के आधार पर विभाजित करने का कार्य किया है। इसी रंगभेद प्रणाली के कारण ही अश्वेत लोग को मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया है। रंगभेद व्यवस्था में उपनिवेशवाद और जातिवाद के चरम को दर्शाया गया है। रंगभेद के खिलाफ लंबे संघर्ष के वर्ष 1994 में दक्षिण अफ्रीका ने आखिरकार स्वतंत्रता प्राप्त की और एक नए संविधान का निर्माण करके रंगभेद पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी नए निर्मित संविधान में सभी को समान अधिकार दिए गए हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 35 है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एक कदम है। क्वेश्चन नंबर 35 का इसमें राइट आंसर होगा यह है, इसमें दिया गया है कि यह बेटियों को विवाह के बाद पैतृक कुल नाम रखने का अधिकार देता है, जो कि गलत है। फिर उसके बाद आता है कि यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है, ये सही है। बेटियों के पिता की संपत्ति पे अधिकार दिलाता है, ये जो कि सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 के अनुसार यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। सितंबर 2005 में 1956 के अधिनियम में संशोधन के बाद वर्ष 2005 में महिलाओं को संपत्ति विभाजन के लिए सहायदाई के रूप में मान्यता दी गई थी। इस अधिनियम के धारा 6 में संशोधन किया गया था ताकि एक सहदायक की पुत्री को भी जन्म से सहायदायक बनाया जा सके तथा यह लैंगिक समानता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारतीय के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का इसमें राइट आंसर होगा, ये मनाया जाता है कि संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान के लागू होने के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तब से 26 जनवरी के दिन प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि राम्या एक बेकरी में सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती है। उसे उसके मालिक का महंगा मोबाइल फोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया जाता है, परंतु वह अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती है। उसके केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा वकील दिया जाएगा? तो किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य के द्वारा वकील दिया जाएगा? ये दिया जाएगा अनुच्छेद 39A के तहत। अनुच्छेद 39A के तहत ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP शामिल है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39A में कहा गया है कि राज्य गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। दिए गए इसमें राम्या को अपने ऊपर लगे झूठे आरोप को सही साबित करने हेतु अनुच्छेद 39A के तहत राज्य के द्वारा वकील दिया जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है। अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है, आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है। अभिकथन ए और कारण आर में इसमें कहा जा रहा है कि ऊपरी न्यायालय के फैसले नीचे की सारी न्यायालयों को मान्य होते हैं, जो कि सही है। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, ये भी सही है। कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है, दोनों इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो दोनों इसमें सही है और इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऊपरी न्यायालय के जो भी फैसले होते हैं वह निचले सारी न्यायालयों को मानने के लिए बाध्य होते हैं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय है। भारत एक संघीय है राज्य है एवं इसकी एकल तथा एकीकृत न्यायिक प्रणाली है जिसकी त्रिस्तरीय संरचना है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित कथन ABC पर विचार करके अपना उत्तर बताना है। ABC पर विचार करके, तो इसमें दिया गया है ए में कहा जा रहा है कि तवा मत्स्य संघ का गठन तवाबाद के निर्माण के खिलाफ हुआ था, जो कि ये क्या है, ये गलत है। बी में कहा जा रहा है कि तवा मत्स्य संघ का गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वहन के लिए बांध पर मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था, ये सही है। फिर उसके बाद सी में कहा जा रहा है
कि तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण भी देने की व्यवस्था करता है, तो ये भी सही है। इसमें बी और सी दोनों सही है, जबकि ए क्या था, गलत था। बी और सी सही है। बी और सी, बी और सी इसके ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। बी और सी इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1996 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ से विस्थापितों को ही दिया जाएगा। तत्कालीन सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बाद में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा यानी कि लीज देना स्वीकार किया। इस तहत 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांव के लोगों के लिए नया साल यही अर्थों में आरंभ होता है। तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण देने की व्यवस्था भी करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि जनजातीय भाषाओं के बारे में दिए गए कथन को पढ़िए। आपको जनजातीय भाषाओं के बारे में बताना है। इसमें दिया गया एक संथाली भाषा अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिसमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं शामिल होती हैं। तो ये क्या है, सही है, पहला सही है। बी में कहा जा रहा है कि जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग है और संभवतः उतनी ही पुरानी है, तो ये भी सही है। दोनों इसमें क्या है, सही है, दोनों इसमें सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का बी, सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों क्या है, इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वर्ष 2003 में 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली भाषाओं के साथ भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 8वीं अनुसूची में इसमें शामिल करने का अर्थ था कि भारत सरकार संथाली भाषा के विकास के लिए प्रतिबद्ध थी। संथाली भाषा का इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में संथाली भाषा बोलने वाले 70 लाख से अधिक लोग हैं। जनजातीय भाषाएं संभवतः पुरानी तथा संस्कृत से बिल्कुल अलग हैं। इस प्रकार जनजातीय भाषाओं के संदर्भ में ए और बी इसमें क्या थे, सही थे। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में इसमें मिलान कराने के लिए दिया गया है। आइए देखते हैं, इसको मिलान कराने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 में इसमें दिया गया है सामाजिक विज्ञान अधिगम के तरीके और विवेचन अर्थ दिया गया है। इसमें दिया गया है व्यवहारवादी ये जो कि सीमित कौशल और तथ्यों का संचयन है। व्यवहारवादी सीमित कौशल और तथ्यों का संचयन है, दूसरा सही है। रचनावादी ये जो कि अधिगमकर्ता केंद्र और प्रासंगिक है। रचनावादी अधिगमकर्ता और केंद्र और प्रासंगिक है, तो चौथा सही है। बहुविषयक उपागम ये जो कि विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं, तीसरा सही है। अंतर्विषयी उपागम ये जो कि समाकलित ज्ञान में सहायता करना होता है, तो इसका पहला सही है। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो डी का पहला वाला ऑप्शन नंबर के बी वाले में है। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है व्यवहारवादी जो कि सीमित कौशल और तथ्यों का संचयन करता है। रचनावादी ये अधिगमकर्ता केंद्रित और प्रासंगिक है। बहुविषयक उपागम विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं। अंतर विषयी उपागम ये समकालित ज्ञान में सहायता करना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पूरा स्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 42 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों, उसे क्या कहते हैं, उसे इतिहास में पूरा स्थल शब्द का सही व्याख्या यही कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों, यह तथ्य इतिहास में पूरा स्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इन्हें 3 भागों में बांटा है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है, क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभव के बारे में चर्चा करना चाहती है, वह कौन सी अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी। क्वेश्चन नंबर 43 का इसमें राइट आंसर होगा। इसमें दिया गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर चार्ट, जो कि गलत है। फिर उसके बाद आता है कि अल्पसंख्यकों को रोजगार पर NSS डाटा, ये भी सही है, गलत है। फिर एक फीचर फिल्म जिसमें अल्पसंख्यक किरदार है, ये भी इसमें क्या है, गलत है। फिर उसके बाद आता है कि अल्पसंख्यक
प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में लोगों को दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण, ये जो कि इसका क्या है, राइट आंसर होगा, यही इसका राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण एक अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी, जिस पर एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभव के बारे में चर्चा करना चाहती है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों के संबंध में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण सुरक्षा संबंधित अधिकार उल्लिखित है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है कि प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं। तो कौन से संसाधन का प्रयोग किया जाया है, इसमें दिया गया है कि अभिलेख जो अशोक के स्तंभ लेख पर लिखे गए हैं, जो गलत है। आरक्षण नीति पर लेख, ये भी गलत है। फिर उसके बाद आता है कि मानवाधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र, ये भी गलत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत, ये जो कि इसमें क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत का प्रयोग प्रारंभिक शिक्षक के विद्यार्थियों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव को दूर करने हेतु 1936 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति प्रथा का विनाश नामक पुस्तक लिखी है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है कि एक इतिहास की अध्यापिका मौर्य राजवंश का उदय के विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री की इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए, तो कौन सा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें दिया गया है कि तुलनात्मक समय रेखा का, जो कि गलत है। रेखा आलेख का, ये भी गलत है। प्रगतिशील समय रेखा का, ये जो कि सही है। दंड रेखा दंड आलेख का, ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि एक इतिहास की अध्यापिका मौर्य राजवंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है। इसके लिए उसे प्रगतिशील समय रेखा शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। प्रगतिशील समय रेखा भारतीय इतिहास की समय रेखा है, जिसमें भारत उसके पूर्ववर्ती राज्यों में महत्वपूर्ण कानून और क्षेत्रीय परिवर्तन तथा राजनीतिक घटनाएं शामिल होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है कि विविधता के बारे में पढ़ने के लिए वृत्तचित्र प्रासंगिक अगर शिक्षक इसका प्रयोग के लिए करता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का इसमें राइट आंसर होगा कि एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए वृत्तचित्र प्रासंगिक है अगर शिक्षक का इसका प्रयोग एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने के लिए करता है। विविधता से आशय यहाँ पर यह है कि अलग अलग प्रकार के धर्म, बोली, भाषा और अर्थात समाज जैसे भारत की एक विविधतावादी राष्ट्र है। अर्थात यहाँ विभिन्न प्रकार की बोलियां, भाषाएं, सभ्यताएं, अनेक धर्म एवं जातियां मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि एक 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरान पर ले जाती है। इस शिक्षण विधि के क्या फायदे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें क्या फायदे हैं, तो इसमें दिया गया है क्या क्या फायदे हो सकते हैं कि विषय के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी जुटाना, जो कि सही है। विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभावी तरीका है, ये भी सही है। स्कूली जीवन का सामुदायिक जीवन के साथ संपर्क स्थापित करना, ये भी सही है। इसमें तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है। और फिर डी में कहा जा रहा है कि घटनाओं और घटनाक्रम को दर्ज कराने की रूपरेखा प्रदान करना, ये जो कि क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। तो इसमें ए बी सी सही है, जबकि डी वाला क्या है, गलत है। ए बी सी इसमें किसमें है, तो ए बी सी ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभावी तरीका विषय के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी जुटाना तथा स्कूली जीवन का सामुदायिक जीवन से के संपर्क में स्थापित करना, यह साइट विजिट के प्रमुख लाभ हैं। इसके अंतर्गत एक 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौर पर ले जाती है। बच्चों को विषय के अतिरिक्त ज्ञान देने से उनके
मौलिक तथा तार्किक चिंतन का विकास होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को बाह्य परिवेश से जोड़कर रखना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रशिक्षण विधि जेंडर संवेदीकरण को पढ़ने के लिए सर्वोत्तम है। तो यहाँ पे जेंडर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा परिचर्चा। परिचर्चा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा परिचर्चा। परिचर्चा इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया जेंडर संवेदीकरण को पढ़ने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण विधि परिचर्चा है। शिक्षा में जेंडर संवेदीकरण का अर्थ होगा कि रूढ़िगत विचारों के ऊपर उठकर बालक और बालिकाओं को समान शैक्षिक व्यवस्थाएं एवं अवसर उपलब्ध कराना, जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धियों पर लिंग के भेद का प्रभाव न हो सके। जेंडर संवेदीकरण में शिक्षक शिक्षिका का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षक शिक्षा का प्रक्रिया में शामिल तभी तत्वों के विद्यालय शिक्षकों, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं कक्षा कक्ष के समान योगदान है। सभी के द्वारा बालक के समान व्यवहार दिया जाए। शिक्षक परिवर्तन के प्रमुख नियामक होते हैं। ये विद्यालय में बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, विद्यार्थी उनका ही अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने में सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 49 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें दिया गया है कि विद्यार्थियों से सभी सूचनाओं को सत्य समझकर स्वीकृत करना चाहिए, जो कि गलत है। फिर उसके बाद आता है बी में कहा जा रहा है कि विद्यार्थी से अध्यापक के सारे मतों को स्वीकृत करना चाहिए, ये भी गलत है। सी में कहा जाए विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना, ये जो कि इसमें क्या है सही है। विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना, ये जो कि इसमें क्या है सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना यह रणनीति विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने में सबसे उपयुक्त है। प्राथमिक विद्यालय में महत्वपूर्ण सोच सिखाने के लिए कल्पना महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को कुछ नया बनाने के लिए छात्रों की जानकारी का उपयोग करने के लिए नए तरीके की तलाश करनी चाहिए। ऐसा करने के लिए कला परियोजन एक शानदार तरीका है। आलोचनात्मक सोच छात्रों को समझने की कौशल को बढ़ाती है। आलोचनात्मक सोच क्षमता आपको सभी और मूल्यांकन करने में सक्षम बनाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने और तथ्यों को विचार को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करती है। ये कौन सा करता है, ये करता है वाद विवाद। वाद विवाद ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, वाद विवाद। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वाद विवाद जो कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि से विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाब तर्क देने की, तथ्यों या विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करती है। वाद विवाद या बहस किसी विषय पर चर्चा की एक औपचारिक विधि है। वाद विवाद में दो परस्पर विपरीत विचारों के समर्थन अपना अपना तर्क रखते हैं और दूसरे के कथन को खंडन करने का प्रयत्न करते हैं। वाद विवाद एक शैक्षिक समूह क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोगी के रूप में किसी समस्या पर प्रकरण पर बातचीत करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में शैलों की विशेषताएं विषय पर शुरू कर रही है। निम्न में से कौन सी गतिविधि उसके उद्देश्य हेतु सबसे अधिक महत्व रखती है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें दिया गया है कि पृथ्वी की परतों को दर्शाते मॉडल को दिखाना व उस पर चर्चा करना, जो कि गलत है। फिर उसके बाद आता है बी में कहा जा रहा है कि पाठ्यपुस्तक में दी गई शैलों की विशेषताओं को पढ़ना व समझना, ये भी गलत है। शिक्षार्थियों को उनके आसपास पाए जाने वाले शैलों को इकट्ठा करने के लिए कहना, ये भी इसमें क्या है गलत है। फिर डी में कहा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के शैलों को लाना तथा इनका प्रयोग इन शैलों की विशेषताओं को पहचानने तथा तुलना करने में करना, ये भी इसमें क्या है सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में शैलों की विशेषताएं से संबंधित विषय शुरू कर रही हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के शैलों को लाना तथा
इनका प्रयोग इन सेलों की विशेषताओं को पहचानने तथा तुलना करने में काम जैसी गतिविधियां उनके उद्देश्य हेतु सबसे अधिक महत्व रखती हैं। सामाजिक विज्ञान समाज का विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक पद्धति को आधार बना करके समाज का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद आता है कि यह मानव एवं पशुओं के व्यवहार का अध्ययन कराता है। यह समाज की आवश्यकताओं एवं उनमें हो रहे बदलाव को विस्तृत अध्ययन कर उनको सही मार्ग की ओर अग्रसर करती है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत के तटीय मरुस्थल रूप पढ़ते हुए राजस्थान के शिक्षक किस शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकते हैं? तो ये छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। भारत के तटीय स्थल रूप पढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में शैक्षणिक समस्याओं का सामना कर सकते हैं। कुछ शैक्षणिक समस्याएं इस प्रकार है, जैसे शिक्षण प्रणाली समावेशी नहीं है, पाठ्यक्रमों में व्यवहारिकता की कमी, स्कूल स्तर के आंकड़ों की अविश्वसनीयता, शासन गुणवत्ता में कमी, शिक्षक प्रबंधन, शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण स्कूल और प्रशासन और प्रबंधन के स्तर में कमी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सी विद्यमान बाधाएं हैं? तो कौन सी विद्यमान बाधाएं हैं क्वेश्चन नंबर 53 में? इसमें दिया गया है, ए में कहा जा रहा है कि विद्यालयों में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रार्थनाएं हैं, जो कि सही है। फिर बी में अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने का दावा, ये भी इसमें सही है। ये बाधाएं हैं, ये बाधाएं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फिर उसके बाद सी में कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक अन्वेषण तथा कौशल निर्माण का अभाव, ये जो कि गलत है। तो इसमें ए और बी क्या है, इसकी बाधाएं हैं। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विद्यालयों में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं और अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने के दबाव सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में विद्यमान क्या है, बाधाएं हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान को मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि यह शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन से परिस्थितियां प्रदान करते हैं। सामाजिक विज्ञान वास्तविक दुनिया से संबंधित है। यह शिक्षार्थी को यह समझने में मदद करता है कि समाज कैसे काम करता है। यह समाज के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान करता है। किसी समाज की शिक्षा के रूप में निश्चित करने में सबसे अधिक भूमिका उस समाज के जीवन को दर्शन की होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए निम्न स्रोतों को उल्लेख किया जा सकता है। तो कौन से किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 54 का इसमें राइट आंसर होगा सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र को उल्लेखित किया जा सकता है, जबकि शैल चित्रकला, कबीर के दोहे, अशोक स्तंभ प्राचीन दस्तावेजों से संबंधित है। इनका राष्ट्रीय आंदोलन में कोई भूमिका नहीं है। सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कई क्रांतिकारी इस जेल में रखे गए थे। इस जेल का इस्तेमाल भारत की औपनिवेशिक सरकार के द्वारा अपराधी और राजनीतिक कैदियों को निर्वासित करने के उद्देश्य से किया जाता है। सेलुलर जेल, जो कि काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, सेलुलर जेल को। फिर क्वेश्चन नंबर 55 है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 55 का इसमें राइट आंसर होगा विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के सैद्धांतिक ज्ञान के निर्माण में संलग्न करना, जो कि गलत है। फिर उसके बाद आता है कि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण समय बचाना, ये भी गलत है। सामाजिक विज्ञान शिक्षा का भार कम करना, ये भी गलत है। विद्यार्थियों का वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न करना, ये जो कि सही है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न करना है। सामाजिक विज्ञान के प्रभावी शिक्षण अधिगम को सुनिश्चित करने में परियोजना विधि का योगदान निम्नलिखित है। कौन कौन से योगदान है इसमें? इसमें दिया गया है कि स्वनिर्देशित गतिविधि के माध्यम से सीखने की अनुमति देता है, व्यक्तिगत को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है, शिक्षार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है, सीखने
वाले को खोजकर्ता में बदल देता है और वास्तविक जीवन के साथ सीखने के से संबंधित है, मूर्त और अमूर्त वैज्ञानिक कौशल विकसित करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 का इसमें राइट आंसर होगा स्मरण है। स्मरण है, ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा स्मरण है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्मरण में ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है। यह भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं। स्मरण याद करना मनोविज्ञान में अतीत से जानकारी या घटनाओं को पुनः प्राप्त करने का कार्य, जबकि सूचना को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक विशिष्ट संकेत की कमी होती है। स्मरण करने की महत्वपूर्ण विधियां हैं। इसमें कौन कौन सी हैं? तो इसमें खंडन विधियां हैं, प्रगतिशील विधियां हैं, क्रिया विधि है, पूर्ण विधि है और मिश्रित विधि है। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्न में से कौन सी कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 57 का इसमें राइट आंसर होगा स्वतंत्र परीक्षा। स्वतंत्र परीक्षा, ऑप्शन नंबर का सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा, ये जो कि इसमें कार्यनीति समूह के आकलन का हिस्सा नहीं है। स्वतंत्र परीक्षा कार्यनीति समूह के आकलन का हिस्सा नहीं है, जबकि वाद विवाद, सेमिनार, प्रस्तुति, कक्षा में चर्चा जैसी कार्यनीतिक समूह के आकलन का हिस्सा है। किसी कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से बच्चों के द्वारा सामूहिक रूप से कार्य करते समय सीखने और प्रगति का आकलन सामूहिक आकलन है। आकलन का यह तरीका बच्चों के सामूहिक कौशलों, सहयोग द्वारा सीखने की प्रक्रिया तथा बच्चों के व्यवहार से संबंधित अन्य मूल्यों के आकलन के लिए बहुत उपयुक्त पाया जाता है। आकलन के द्वारा बालकों के प्रगति स्तर का पता लगाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है? इसमें कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 58 में इसमें दिया गया कि यह विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता को पूर्ति करता है, ये जो कि क्या है, यही इसमें सही नहीं है, यही इसका क्या है राइट आंसर होगा, यही इसमें क्या है गलत है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता को पूर्ति करता है, यह सही नहीं है, जबकि सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में मूल्यांकन रणनीति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समाकलित होते हैं और यह विद्यार्थियों के स्वर्गीय आकलन के सुनिश्चित करता है और यह अध्यापकों को समय पर प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। ये सभी सही है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कि लोकतंत्र विषय में शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है तो वे किस तरह का आकलन कर रही है? ये किस तरह का आकलन कर रही है? तो ये पूर्व अवधारणा का आकलन कर रही है। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, पूर्व अवधारणा का आकलन कर रही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है, वह पूर्व अवधारणा का आकलन करना चाहती है। सीखने के आकलन के अभ्यास शिक्षकों के द्वारा उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षार्थियों को सुविधा के अनुसार शिक्षण में सुधार और सीखने में वृद्धि करना है। यह कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है कि एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 60 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें दिया गया है ए में कहा जाए उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित, जो कि सही है। विद्यार्थी के प्रदत्त कार्यों और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने वाला, ये भी इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है सी में कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों के एक लंबी समय अवधि काम का संचयन, ये भी इसमें सही है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। ए बी सी इसमें तीनों क्या है, सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए, विद्यार्थियों के प्रदत्त कार्यों और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए और विद्यार्थियों के एक लंबी समय अवधि के काम का संचयन होना चाहिए। पोर्टफोलियो एक प्रकार का रिपोर्ट कार्ड है। ये फाइल होता है जिसमें विद्यार्थी की शैक्षिक और गैर शैक्षिक सभी तरह की जानकारी क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित करके रखा जाता है। साधारण भाषा में कहा जाए तो विद्यार्थियों की उपलब्धि और कमियों को रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में ही रखा जाता है। पोर्टफोलियो जो कि शिक्षार्थी की क्षमताओं, विचारों और दृष्टिकोणों का प्रमाण प्रदान करता है। एक पोर्टफोलियो बच्चों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है और मार्ग प्रस्तुत करता है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन
60 तक देख लिया है, जो कि ये सामाजिक विज्ञान का था। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट PYQ देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।